चलिए इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करते हैं। आई होप यू आर ऑल वेल, आप सभी अच्छे होंगे। और हम आज इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। आप जानते हैं कि हम TRE 2 के GS सेशन पे बात कर रहे हैं, जो 40 नंबर का क्वेश्चन होता है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 9, 10th के GS सेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सब बात हो चुकी है। प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं टॉपिक पर। कहता है 41 क्वेश्चन नंबर, इससे पहले क्वेश्चन पे बात हो चुकी है। कहता है कि किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है किस तरह से। कोई पेड़ है, उस पेड़ की उम्र जो है, एज है उसकी, कैसे पता करेंगे कि उस पेड़ का क्या एज हो सकता है, कितना उम्र होगा उस पेड़ का, ठीक है ना। तो हर साल पेड़ जो है वो हर साल वो एक सेल अरेंज करता है, सेल अरेंज करता है, और उसे कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल में वो एक सेल अरेंज करता है ना। सर्किल में वो एक सेल अरेंज करता है, ठीक है ना। और इसी कंसेंट्रिक सर्किल का जो नाम है उसका नाम है एनुलर रिंग। और इसी रिंग को गिन करके हम पता करते हैं कि सेल, एक पेड़ की क्या उम्र है। शाखाओं की संख्या की गणना करके पेड़ में कितने ब्रांच है वो बिल्कुल नहीं। पेड़ की ऊंचाई का माप, पेड़ कितना हाइट में है, बिल्कुल नहीं। हम और एनुलर रिंग को माप करके हम ये पता करते हैं कि वो पेड़ की कितनी उम्र की है। अब वो ये एनुलर रिंग जो है उसको मापने के लिए पेड़ की जमीन से 1 मीटर ऊपर, 1 या 1.5 मीटर ऊपर के तना जो होते हैं, गिर्द, उस गिर्द को के घेरे, उस गिर्द का जो घेरा होता है, उस घेरे के माप करके हम पेड़ का पता करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है। यानी गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम पर जीन जो है, वो जीन किस तरह से होता है। चक्रीय होता है, सर्किल में होता है, विस्तृत होता है या रैखिक होता है। देखिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है W. बैटसन। इन्होंने और इनके दोस्त ने, इनके कुछ फ्रेंड ने, कलीग्स ने, इन्होंने रिसर्च किया और बताया कि गुणसूत्र पर जो जीन होता है वो लीनियर होता है, लीनियर होता है, यानी कि रैखिक होता है, रैखिक। क्लियर ना। नेक्स्ट, अच्छा, अनुलिपिकरण समापन त्रिक क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपलेट। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपलेट। ट्रांसलेशन, टर्मिनेशन, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट, ट्रांसलेशन, टर्मिनेशन, और ये UAA है, अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है, UAA। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्रोटीन का कुछ मामला होता है। केचुए में कितने पार्श्व लिटरल हर्ट होते हैं। केचुए में लिटरल हर्ट जो है, केचुए में लिटरल हर्ट जो है केचुए में, वो कुल मिलाकर के 4 पेयर्स होते हैं। 4 पेयर्स यानी कि 8 पीस। 4 पेयर्स यानी 4 जोड़ा और 8 पीस। तो इसलिए बताया कितने हैं, संख्या पूछ रहा है तो इसलिए 8 पीस हो जाएगा। 4 पेयर और 8 पीस होता है, यानी कि 4 जोड़ा और 8 पीस होता है, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करता है, कौन करता है। देखिए जाइमेज जो है, जाइमेज वो एक तरह का एंजाइम है, जाइमेज, ठीक है ना। जाइमेज जो है वो एक तरह का एंजाइम है। ये जो है जनरली ईस्ट में पाया जाता है, ईस्ट में जाइमेज जो है वो ईस्ट में पाया जाता है, जाइमेज। ये क्या करता है कि ये ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज कर देता है। ये ग्लूकोज को चेंज कर देता है एथेनॉल में। इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, एथेनॉल में चेंज कर देता है।
ये तो जाइमेज ऐसा करता है, जाइमेज ईस्ट में पाया जाता है, ईस्ट में, और ये ग्लूकोज को इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल में चेंज कर देता है। और जो चेंज होता है, इसका जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन का नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। आप साइंस समझते होंगे तो आप इस बात को जरूर समझते होंगे कि फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि डायोड का प्रयोग में लाया जाता है। डायोड का प्रयोग किस काम में लाया जाता है? डायोड जो है उसको हम कई सारे काम में ला सकते हैं, कई सारे काम में। पहला काम डायोड में होता है रेक्टिफायर में इसका इस्तेमाल होता है डायोड का। फिर हम करते हैं सिग्नल लिमिटेशन में, सिग्नल लिमिटेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लिमिटर्स, सिग्नल लिमिटर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज में इसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम रेगुलेटर में करते हैं, रेगुलेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो स्विच में किया जाता है। तो इसका कई सारे इस्तेमाल हैं, उसमें से एक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इंग्लिश में कहते हैं दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी। रेक्टिफायर की इंग्लिश होती है, हिंदी होती है दिष्टकारी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी है सिग्नल लिमिटेशन, मैंने कहा लिमिटर्स के रूप में, वोल्टेज के रूप में, रेगुलेटर के रूप में, स्विच के रूप में करते हैं। उसमें से एक है रेक्टिफायर के रूप में करते हैं, दिष्टकारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है 47 में कि G20 का अगला शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन करने की जरूरत है। इसको G20 नहीं, इसको लिखना चाहिए G21, क्योंकि अब G20 नहीं रहा, ये हो गया G21। ये पिछले बार क्वेश्चन आया था, मतलब 9-10 की मैं बात कर रहा हूँ, 6 to 8 में या 9-10 में जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको मुझे याद नहीं आ रहा है किस क्लास इसमें पेपर में था, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन था, 2 मरतबा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मेरा वीडियो है वो वीडियो देखें, वहाँ कई सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक वीडियो को देखेंगे, कई सारी बातें सीखने को आपको मिलेगा। तो कहता है कि G20 नहीं रहा, G21 हो गया। क्यों कि आप जानते हैं कि 18th समिट G20 का 18th समिट हुआ था कहाँ? इंडिया में, भारत में। इंडिया में कहाँ हुआ था? भारत मंडपम में हुआ था। आपको पता है अच्छे से, भारत, मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था, मंडपम में हुआ था, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले कब हुआ था? 9 से लेकर के 10 सितंबर 2023 को। इसी में हुआ था क्या कि अफ्रीकन यूनियन के एक कोमोरोस अमेरिकन, ये जो कोमोरोस जो है ये अमेरिकन यूनियन का एक देश है। यहाँ के राष्ट्रपति थे अजाली साहब, वो उनको कोमोरोस देश के, यानी कोमोरोस देश जो है वो अफ्रीकन यूनियन का एक देश है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे अजाली साहब। उनको ये G20 का एक अस्थायी सदस्य बनाया गया। तब से G20 जो है वो हो गया G21। अब ये G21 है, ना कि G20 है। और इसका अगला प्रोग्राम जो है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा। कब होगा? 18-19 नवंबर 2024 को। 18-19 नवंबर 2024 को होगा, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। क्लियर ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? आप अच्छे से जानते हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है वो वल्लभ भाई पटेल साहब से संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब से संबंधित है। आप अच्छे से क्वेश्चन जानते हैं। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? क्योंकि हम जब क्वेश्चन को देखे हैं तो ये जो है क्वेश्चन में जो आया था इसका आंसर गलत था। इस आंसर है सियाराम दल, ऐसा नहीं होगा, ये होगा आंसर आजाद दस्ता। इसके बारे में मैं पहले भी क्वेश्चन में ये आ चुका है, पहले भी ये मैं बता चुका हूँ आजाद दस्ता के बारे में कि आजाद दस्ता जो है वो एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले थे जयप्रकाश नारायण साहब। जयप्रकाश नारायण साहब इसको बनाए थे, नारायण, इनको बनाया था जयप्रकाश नारायण साहब ने। कब बनाया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में।
1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जयप्रकाश नारायण साहब जो है आजाद दस्ता दल बनाया था बिहार में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझता हूँ, क्वेश्चन को देखा हूँ, बाकी आपके हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई नहीं, मैं जहां तक समझता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर कहता है कि राजेंद्र बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बिहार गांधी के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये बात आपको पता है अच्छे से। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहली बात तो ये है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे जो 1950 से लेकर के 1962 तक देश के राष्ट्रपति के पद पर रहे। पहली बात ये है, इनको बिहार का गांधी कहा गया। बिहार का गांधी, गांधी और बिहार, इनको ये भी कहा गया है ना, और बिहार कहा गया, पहली बात। दूसरी बात, इनका जन्म जो है वो बिहार में ही हुआ था। बिहार में करीब 1884 में हुआ था इनका जन्म, बिहार में हुआ था। तो इसलिए इस बात को आप समझिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 41 क्वेश्चन हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, काम करते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको।